कृपया सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। कॉपीराइट डिस्क्लेमर। फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के मिलिट्री एयरपोर्ट के अफरा तफरी भरे माहौल से होती है। इस वक्त फौज एक ऐसे जहाज की लैंडिंग संभाल रही है जिसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। एक कर्नल स्नाइपर को हुक्म देता है कि जैसे ही मौका मिले जहाज में मौजूद आतंकियों पर निशाना साधे। जैसे ही जहाज उतरता है, कर्नल एलन कोशिश करता है कि पायलट की सीट पर बैठे आदमी से बात करे। तभी पता चलता है कि उस आदमी के हाथ में चोट लगी हुई है। इस पर एलन उस आदमी से सख्त लहजे में कहता है, जगह पर ही रहो, तुम भी आतंकवादी हो सकते हो। थोड़ी ही देर बाद जहाज के कार्गो होल्ड से एक लड़का, जिसका नाम एलायस है, बाहर निकलता है। सिपाही फटाफट उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं। मेडिकल रूम में सैनिक ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहाज में हुआ क्या था। फिर सीन बदलता है और वो दिन दिखाया जाता है जब ट्रांस अटलांटिक 473 जहाज उड़ान भरने वाला था। उसी दिन एलायस और उसकी मां, जिसका नाम नादिया है, न्यूयॉर्क जाने वाले थे ताकि नादिया के इलाज के लिए थेरेपी हो सके, क्योंकि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। नादिया को ल्यूकेमिया जैसी खतरनाक बीमारी है और उसे डॉक्टर ब्राउन से मिलना जरूरी है, जिन्होंने वादा किया है कि वो उसे ठीक कर देंगे। लेकिन तभी नादिया को बेचैनी होने लगती है। वो परेशान होकर एलायस से कहती है, बेटा, तू जरा वेटिंग रूम में बैठ, मैं खुद को थोड़ा संभाल लूं। इसके बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है ताकि अपनी रोज की दवाई खा सके और कुछ सुकून पा सके। नादिया जैसे ही दवाई खाती है, वो थोड़ी कमजोर और चक्कर जैसा महसूस करने लगती है, लेकिन उसे पता है कि ये तकलीफ ज्यादा देर की नहीं है। उधर इंतजार रूम में बैठा बेचैन एलायस अपनी मां का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात फरीद नाम के एक साइंटिस्ट से होती है, जो अपने काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क के एक बड़े सम्मेलन में शामिल होने जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद अनाउंसमेंट होती है, न्यूयॉर्क के लिए ट्रांस अटलांटिक जहाज तैयार है। अब जहाज के उड़ान भरने का वक्त आ गया है। शुरुआत में जहाज का माहौल बिल्कुल शांत लगता है। इसके बाद कहानी नादिया की पुरानी यादों में चली जाती है, जहां वो एलायस और अपने पति निकोलाई के साथ पिकनिक मनाती नजर आती है। वो तीनों हंसी खुशी वक्त बिता रहे होते हैं, मानो जिंदगी बेफिक्र बह रही हो। लेकिन अचानक माहौल गर्मा जाता है जब एक पैसेंजर की बहस फ्लाइट अटेंडेंट से हो जाती है। जहाज में मौजूद दो मार्शल, जो पैसेंजर के भेस में थे, फौरन उन्हें संभालने के लिए आगे आते हैं और दोनों को अंदर ले जाते हैं। लेकिन तभी माहौल और खौफनाक हो जाता है। वो दोनों मार्शल वहीं पर मारे जाते हैं। अब सच सामने आता है। ये दोनों लोग दरअसल आतंकवादी थे, जो शुरू से ही अपने नापाक इरादों के साथ बैठे थे। वो दोनों तो बस जानबूझकर हंगामा कर रहे थे ताकि मार्शलों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। जैसे ही मार्शल उनके जाल में फंसते हैं, एक और आतंकी आगे बढ़कर पायलट को मार डालता है। इतना ही नहीं, आतंकवादी फौरन एकार्स सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि जहाज का कोई सुराग न मिले और उसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए। माहौल अब और भी खौफनाक हो जाता है। आतंकवादियों के गिरोह में बर्ग, एटबॉल जो स्टेवर्ड है, बास्टियन को पायलट, यूरी, कर्टिस और कार्ल शामिल हैं। उधर एलायस को जहाज के अंदरूनी हिस्से का एक नक्शा मिल जाता है। वो फौरन छुपने की कोई सुरक्षित जगह ढूंढता है और जैसे ही उसे वो जगह मिलती है, बिना देर किए वहां भाग जाता है। ही घबराकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन अफसोस, एटबॉल की नजर उन पर पड़ जाती है। वो बिना कोई रहम किए नादिया पर बंदूक तान देता है और फिर ठा 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 नादिया को 3 गोलियां मार दी जाती हैं। वो लड़खड़ाकर गिरती है और एलायस की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ने लगती है। अपनी मां को जमीन पर लहूलुहान पड़े देख एलायस का दिल टूट जाता है। वो छुपने का अपना सारा प्लान छोड़ देता है और सदमे में वहीं रुक जाता है। कुछ ही पलों में आतंकवादी उसे पकड़कर घसीटते हुए उसकी सीट पर वापस ले जाते हैं। इसके बाद कहानी नादिया की पुरानी यादों में चली जाती है, लेकिन वापस घर लौटते वक्त उनकी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। रास्ता सुनसान और गांव से काफी दूर था, इसलिए मजबूरन निकोलाई को नादिया को वहीं छोड़कर मदद लाने जाना पड़ा। लेकिन घंटों बीत गए और निकोलाई वापस नहीं लौटा। नादिया का दिल घबराने लगा। अब बेचैनी उसकी सांसों में उतर आई थी। आखिरकार उसने खुद निकोलाई को ढूंढने का फैसला कर लिया। उसने एलायस का नन्हा हाथ कसकर पकड़ा और डर के बावजूद अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ी, मानो हर कदम के साथ उम्मीद और डर की लड़ाई लड़ रही हो। जब वो रास्ते पर चल रही थी, तभी उसकी नजर कुछ निशानों पर पड़ी, बिल्कुल किसी दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। वो बिना सोचे समझे उन निशानों के पीछे चलने लगी। आखिरकार वो एक पुरानी घर के पास पहुंच गई। जैसे ही वो घर के भीतर कदम रखती है,
उसकी नजर खून के धब्बों पर पड़ती है जो उसे एक कमरे की तरफ ले जा रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। खुदा जाने ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा। वो खून के धब्बों के पीछे चलती है, मन में आशंका लिए कि कहीं ये उसके पति का खून तो नहीं है। लेकिन अचानक जैसे ही एक अजनबी आदमी उसके पीछे आता है, वो घबरा जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। उसके दिल की धड़कनें जैसे थम जाती हैं। डर के मारे उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। फिर एक डरावनी आहट से सामना करते हुए नादिया जब आगे बढ़ती है तो उसके सामने उसके पति निकोलाई का लहूलुहान शव पड़ा होता है। खून से सना हुआ वो बेजान जमीन पर गिरा हुआ है। नादिया का दिल चीख उठता है। अचानक वो अजनबी फिर से सामने आता है और दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। नादिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए झटपट एक डंडा उठाती है और उस आदमी पर वार करती है। लेकिन उस लड़ाई में उसके हाथ पर उस आदमी ने दांत काट दिया। आखिरकार वो आदमी धूप में बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही सूरज की किरणें उसके शरीर को छूती हैं, वो वहीं दम तोड़ देता है। जिसे 3 गोलियां लग चुकी थीं, फिर भी जिंदा है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, लेकिन उसके अंदर अब भी जिंदगी की आग धधक रही है। नादिया घिसटते हुए कोशिश करती है कि किसी तरह कार्गो होल्ड में घुस सके। वहां पहुंचकर वो अपने दांतों का नकली सेट निकालती है, जिससे उसकी असली पहचान एक वैम्पायर छिपी हुई थी। उसी वक्त यूरी और कर्टिस वहां पहुंचते हैं, पैराशूट और जहरीली गैस तैयार करने के लिए। इसी बीच 2 कुत्ते जो यात्रियों के थे नादिया पर भौंकने लगते हैं। वो बिना वक्त गवाए एक कुत्ते को पकड़ती है और उसका खून पीने लगती है। यूरी, जो जहरीली गैस तैयार कर रहा था, अचानक पीछे से अजीब सी आवाज सुनता है। यूरी उस अजीब आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और वहां पहुंचकर देखता है कि नादिया कुत्ते का खून पी रही है। उसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नादिया अचानक उस पर टूट पड़ती है। उसने उसे गिराकर उसके गले में दांत गड़ा दिए। यूरी दर्द से चीखता है, लेकिन उसकी चीखें है। अगर तुम लोगों ने अपनी सीट से हिलने की कोशिश भी की, तो जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। एटबॉल और बाकी हाईजैकर्स अब अपने प्लान के आखिरी हिस्से को अंजाम देने के लिए कार्गो होल्ड में लौटते हैं। क्योंकि अब वो पैराशूट पहनकर प्लेन से कूदने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने प्लेन में बम भी फिट कर दिया था, जो उनके कूदने के बाद फटने वाला था। उधर नादिया ने खुद को संभाला और कार्गो होल्ड से बाहर निकलकर इलियास के पास पहुंची। उसकी आंखों में मां का प्यार और बचपन बचाने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। नादिया ने बिना वक्त गंवाए इलियास को पायलट केबिन की ओर ले जाना शुरू किया। वहां पहुंचकर उसका इरादा था कि वो प्लेन को न्यूयॉर्क की ओर मोड़ दे, क्योंकि आतंकियों ने पहले ही उसे लंदन की ओर मोड़ दिया था। मां बेटे की ये जोड़ी अब हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थी। नादिया ने देखा कि प्लेन अभी भी ऑटो पायलट पर चल रहा है, तो वो फौरन यात्रियों के बीच गई और पूछा, यहां कोई है जो प्लेन उड़ा सके? तभी एक छोकरा बोला, मैडम, मैंने गेम में प्लेन उड़ाया है। नादिया ने उसे और फरीद को पायलट केबिन में ले जाकर उड़ान संभालने को कहा। फरीद ने सबको बताया, हम सब मर सकते हैं, क्योंकि आतंकियों का प्लान प्लेन को लंदन की एक इमारत से टकराने का है। यात्रियों में अफवाह फैल गई कि ये सब शेयर बाजार में हेरा फेरी के लिए हो रहा है। फरीद और छोकरा नादिया के साथ पायलट केबिन की ओर बढ़े। आतंकियों के कूदते ही छोकरा फौरन प्लेन का रुख न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। इधर कार्गो में पहुंचे आतंकी यूरी की लाश पाते हैं और 8 बॉल समझ जाता है कि यह नादिया का ही काम है, क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चलता। गुस्से से भरे वो सारे सीधा पायलट रूम की तरफ बढ़ते हैं ताकि नादिया को रोक सकें। नादिया को बाहर निकालने के लिए बर्ग एक यात्री को बेरहमी से मार डालता है, मगर नादिया फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार 8 बॉल एक छोटे बच्चे को उठाकर धमकी देता है ताकि नादिया को मजबूर कर सके। जैसे ही नादिया देखती है कि बर्ग बच्चे को मारने वाला है, उसका खून खौल उठता है। वो फौरन दरवाजा खोलती है और बर्ग पर शेरनी की तरह झपटती है, उसे धूल चटा देती है। फिर 8 बॉल नादिया का बैग छीनता है और उसमें से सूरज उगने ढलने का वक्त लिखा एक नोटबुक निकालता है। नोटबुक देखकर 8 बॉल के दिमाग में घंटी बजती है। ये औरत पिशाच है। अब उसके मन में बस एक ही बात है, इसे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। फिर वो एक यूवी फ्लैशलाइट तैयार करता है और नादिया के खिलाफ हथियार के लिए एक नुकीली लकड़ी बनाता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, आतंकवादी बिना समय गंवाए पायलट रूम की ओर बढ़ते हैं ताकि नादिया को खत्म कर सकें। 8 बॉल नादिया को देख लेता है और उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है। इस दौरान बाकी के आतंकवादी कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं, जैसे शेर अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। सारे माहौल में डर और तनाव है और हर कोई जानता है
कि अब नादिया को रोकना बेहद जरूरी है। 8 बॉल नादिया को हरा देता है और उसकी ताकतवर न मरने वाली काया को देखकर हैरान रह जाता है। फिर सिरिंज से उसका खून निकालता है ताकि वो भी वैसा बन सके और आखिरी वार के लिए नुकीली लकड़ी उठाता है। तभी अचानक इलियास बंदूक लिए वहां पहुंच जाता है और 8 बॉल पर तान देता है। डरते डरते इलियास गोली चलाता है, लेकिन गोली खिड़की के शीशे को लगती है, जिससे 8 बॉल खिड़की में फंसकर खींचने लगता है। हवा का दबाव गिरने लगता है और इसी बीच बास्टियन जल्दी से कॉकपिट का दरवाजा तोड़कर प्लेन को नीचे उड़ाने लगता है। 8 बॉल नादिया को छोड़कर भाग निकलता है। तब नादिया इलियास को फरीद के हवाले कर देती है और खुद उसे पकड़ने के लिए कार्गो होल्ड की तरफ दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचते ही नादिया देखती है कि 8 बॉल एक कार के अंदर छुपा बैठा है। अब नादिया का खून खौल उठता है और वह सीधा कार की तरफ बढ़ती है। उसे रोकने की ठान कर 8 बॉल अंदर से गहरी सांसें भरते हुए अपनी अगली चाल की तैयारी में लगा है। नादिया कार की खिड़की पर गोली चलाती है, लेकिन शीशा टूटता ही नहीं। फिर वो लोहे की रॉड से 8 बॉल पर वार करती है, मगर 8 बॉल फुर्ती से रॉड छीन लेता है। इसके बाद 8 बॉल वैम्पायर का खून अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगता है। ये देख नादिया कार में परफ्यूम छिड़कती है और आग लगा देती है ताकि उसे जला सके। लेकिन तभी बास्टियन धुआं देख लेता है और तुरंत आग बुझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद हाईजैकर्स भी वहां झांकने नीचे पहुंचते हैं। उन्होंने नादिया को देख लिया, जो कार्गो होल्ड से भागने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर उन्होंने तुरंत नादिया की टांग में गोली मार दी, लेकिन किस्मत से नादिया किसी तरह बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वो कार के अंदर 8 बॉल को पाते हैं, जो अजीब तरीके से तड़प रहा होता है। उनमें से एक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 8 बॉल उसे पकड़कर बुरी तरह काटकर मार डालता है। अब हाईजैकर्स के चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगता है। यात्री गुस्से में नादिया को दोष देने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी एलियस और फरीद वहां पहुंचकर यात्रियों को रोकते हैं। नादिया को एहसास हो जाता है कि 8 बॉल अब पिशाच बन चुका है, तो वह फौरन सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि वह केबिन में न घुस सके। बाकी यात्री भी दरवाजा पकड़ने में नादिया की मदद करने लगते हैं। तभी 8 बॉल अंदर घुसने की कोशिश करता है और फरीद जब नादिया की मदद करता है तो उसे हाथ पर काट लेता है। तभी एक यात्री आता है और तुरंत 8 बॉल को गोली मार देता है। दरवाजा बंद करने के बाद नादिया फौरन फरीद का हाथ पकड़ती है और उसे काट देती है ताकि पिशाच का जहर पूरे शरीर में न फैले। उसके बाद नादिया, फरीद और एलियस बास्टियन को कॉकपिट में लेकर जाते हैं। बास्टियन बताता है कि प्लेन का ईंधन कम हो रहा है, अब न्यूयॉर्क पहुंचना मुमकिन नहीं है। कुछ देर बाद स्कॉटिश मिलिट्री के स्पेशल ग्राउंड टावर से एक सिग्नल आता है, जिससे वे पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की सोचते हैं। तब बास्टियन सच बताता है कि प्लेन को हाईजैक किया गया है और आतंकवादी कार्गो होल्ड में बंद है। इसी बीच एक यात्री जिसे पहले पेट में चोट लगी थी, डॉक्टर के जाते ही वो आदमी धीरे धीरे कार्गो होल्ड की तरफ बढ़ने लगता है। असल में वो अपनी मौत से बहुत डरा हुआ है और चाहता है कि कोई वैम्पायर उसे काट ले। उसे लगता है कि अगर वैम्पायर बना तो ही उसकी जान बच पाएगी। डर और मजबूरी में वो कार्गो होल्ड के पास पहुंच जाता है, जैसे यही उसका आखिरी सहारा हो। जैसे ही उसने कार्गो का दरवाजा खोला, सामने 8 बॉल खड़ा था। डरते डरते उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी गर्दन काट दे प्लीज। लेकिन 8 बॉल ने उसे नजरअंदाज किया और गुस्से में उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। उसकी इसी गलती से कार्गो के वैम्पायर अब आजाद हो गए। फिर क्या था, वैम्पायर धड़ाधड़ केबिन में घुसकर सारे पैसेंजर्स पर हमला करने लगे। पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई। सब भागते भागते पायलट रूम में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी पैसेंजर्स वैम्पायर में बदलने लगे। फरीद, नाडिया और बास्टियन समझ गए कि अगर प्लेन लैंड कर गया तो ये वैम्पायर नीचे लोगों पर कहर बरपा देंगे। हालात बेकाबू होते जा रहे थे और अब वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा था। तीनों ने फैसला किया, अब या तो सब खत्म करना होगा या फिर दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। फरीद ने सुझाया कि प्लेन लैंड होते ही इसे उड़ा देना होगा, क्योंकि फ्यूल टैंक में पहले से ही बम फिट है। लेकिन डेटोनेटर अभी भी कार्गो होल्ड में पड़ा है और वहां पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता एयर वेंट्स से होकर ही है। इलियास बिना सोचे समझे वेंट से घुस गया, हाथ में यूवी टॉर्च थामे। जैसे ही वो कार्गो होल्ड पहुंचा, डेटोनेटर उठा लिया, लेकिन तभी बाकी वैम्पायर भी वहां पहुंचने लगे। हड़बड़ी में एलियस की यूवी टॉर्च नीचे गिर पड़ी और उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। एलियस गाड़ी के नीचे छुप जाता है और ये देख नाडिया अपने बेटे को बचाने के लिए निकलने का फैसला करती है। जाने से पहले वो फरीद से वादा लेती है कि अगर वो मारी गई तो वो एलियस की देखभाल करेगा जब तक वो बड़ा ना हो जाए।
फिर नाडिया गुस्से में बदलने के लिए बस्टियन का खून पीती है और अपने अंदर की ताकत जागृत करती है। पायलट रूम से निकलकर वो तेजी से कार्गो होल्ड की ओर भागती है ताकि इलायस को बचा सके, लेकिन वहां उसका सामना खतरनाक 8 बॉल से हो जाता है। आखिर में दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन नाडिया को पूरा खून नहीं मिल पाता, जिससे वो 8 बॉल से हार जाती है। इसके बाद इलायस चालाकी से 8 बॉल को हैच के पास आने के लिए फंसाता है। जैसे ही 8 बॉल दरवाजे के पास खड़ा होता है, इलायस धमाका कर देता है, जिससे 8 बॉल हवा में खींचकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन वो एक जाल में फंस जाता है और सबकी उम्मीदों के मुताबिक 8 बॉल फिर वापस आकर इलायस पर हमला कर देता है। फरीद, जो अब भी कंट्रोल रूम में है, तुरंत जहाज को घुमा देता है सूरज की तरफ। जैसे ही सुबह की धूप 8 बॉल पर पड़ती है, वो आग पकड़कर जलता हुआ जमीन पर गिरकर मर जाता है। जब इलायस देखता है कि उसकी मां कमजोर होती जा रही है, तो वो अपनी हथेली काटकर कुछ बूंदें उसके मुंह में टपका देता है। ममता और दर्द का ये नजारा देख जहाज में खामोशी छा जाती है। जब नाडिया होश में आती है, वो इलायस को खुद से दूर रहने का इशारा करती है। उसके दिल में डर बैठा होता है कि कहीं गुस्से और कमजोरी में वो इलायस को काट ना ले। ममता में डूबी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, मगर वो खुद को संभाल लेती है। इसके बाद दृश्य बदलकर मेडिकल रूम में जाता है, जहां इलायस अब भी बैठा है। चुपचाप उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द का साया साफ दिखता है। मेडिकल रूम में एक अफसर इलायस से पूछताछ करता है। इलायस बताता है कि पूरा प्लेन पिशाचों से भरा हुआ है और फरीद को तुरंत प्लेन से निकालने की बात कहता है। लेकिन कर्नल एलन समेत किसी अफसर को उस पर यकीन नहीं होता और इलायस को सुनने की बजाय उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। रात होते ही कर्नल एलन सैनिकों को फरीद को पकड़ने का हुक्म देता है और कुछ को केबिन का दरवाजा तोड़ने भेजता है। जैसे ही सैनिक अंदर घुसते हैं, पिशाच उन पर हमला बोल देते हैं। अस्पताल ले जाते वक्त इलायस होश में आ जाता है। फिर झट से एम्बुलेंस से कूदकर सीधा प्लेन की ओर भागता है फरीद को ढूंढने। उधर आर्मी ने फरीद को पहले ही पकड़ लिया होता है, लेकिन वो इलायस को प्लेन की तरफ दौड़ते देख लेता है। फरीद चिल्लाकर इलायस को रोकने की कोशिश करता है, मगर इलायस उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसी बीच पिशाच केबिन से बाहर निकलने लगते हैं। प्लेन से दूर जाने से पहले इलायस को मजबूरन अपना टेडी बियर खोलकर डिटोनेटर निकालना पड़ता है। फिर वो ईंधन टैंक में लगे विस्फोटक बटन को दबाता है, जिससे प्लेन में जबरदस्त विस्फोट होता है। जब यह धमाका होता है, तो कर्नल एलन को एहसास होता है कि फरीद का कोई दोष नहीं है। उसके बाद वो फरीद को आजाद कर देता है, जिससे वो इलियास से मिल सके। फरीद की आंखों में खुशी और राहत होती है, जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। फिर दोनों गले लगकर एक दूसरे से मिलने की खुशी मनाते हैं, जैसे नई जिंदगी मिली हो। दूसरी ओर वो सब पिशाच बड़े धमाके में खत्म हो जाते हैं और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।